स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह हम कुछ ना कुछ खास इस रियल एस्टेट शो के अंदर लेके आते हैं ताकि आपका इस रियल एस्टेट की जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी और बढ़ पाए। 360 डिग्री कवरेज का जो हमने वादा आपके सामने किया था वो आज भी हम पूरा कर रहे हैं। इससे पहले आपने गुड़गांव की यानी कि गुरुग्राम की प्रॉपर्टीज़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, काफ़ी हद तक मुंबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, लेकिन आज हमको भारत से थोड़ा दूर लेके चलेंगे और आज आपको ले चलेंगे सपनों के शहर दुबई में। असल में दुबई की प्रॉपर्टीज़ को लेकर बहुत चर्चा हो रही है मार्केट्स के अंदर। आप किसी के घर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई यार दोस्त आपसे मिलता है तो बोलता है मैं अभी अभी दुबई गया हूँ या दुबई से आ रहा हूँ। तो ऐसा क्या है दुबई के अंदर जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है? इसका पूरा रियल एस्टेट के मार्केट का आज एनालिसिस करेंगे। ये आज हमारे खास रहेगा इस कार्यक्रम में। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएं, दिवाली पर कैसे सेल्स गई हैं रियल एस्टेट वालों की और कंपनीज के क्या क्या नंबर्स आए हैं, वो सब भी आपके सामने रखें। उससे पहले हेडलाइंस एक बार जरा चेक कर लेते हैं। निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकारें नहीं ले सकती। फैसले में 7 जजों का बहुमत आया। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 3500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी हुई महंगी। इंदौर में सबसे ज्यादा 3% दाम बढ़े। भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200% बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर। नोएडा में सीआरसी ग्रुप ने शुरू किया 525 करोड़ का अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट से 800 करोड़ रुपए आय की कंपनी को उम्मीद है। दिवाली के दौरान भी गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी डिमांड दिखी। ईस्ट बेंगलुरु, ठाणे, नवी मुंबई के नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर खरीदारोर की सबसे ज्यादा दिलचस्पी। और गुजरात की काबरा फैमिली ने मुंबई के वर्ली में खरीदी है प्रॉपर्टी। 198 करोड़ रुपए में खरीदे 2 अपार्टमेंट्स। आरआर ग्लोबल कंपनी के मालिक हैं काबरा फैमिली। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं एक पहले इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट। मेरे सहयोगी विश्वमोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको ये गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि इस समय दुबई के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि उसका रियल एस्टेट मार्केट एकदम से सुप्रीम या हॉट केक की तरह बना हुआ है। ऐसा क्या है दुबई की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अंदर हो रहा है, ये सभी चीज़ें एक बार पहले विश्वमोहन से समझेंगे। फिर इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान नाइट फ्रैंक के मुदस्सर जैदी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करके जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं अपने सहयोगी विश्वमोहन के साथ साथ शरद को भी जोड़ूंगा ताकि आपको ये बता पाए कि इस समय रियल एस्टेट के अंदर जो दिवाली वाला सीजन है वो कैसे गया, किसने कितना माल बेचा और इस समय क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। तो आप तैयार हो जाइएगा। पहले विश्वमोहन आप बताइए इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है, दुबई के अंदर ये जो प्रॉपर्टी मार्केट है ये हॉट केक की तरह क्यों बिक रहा है? दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में निवेशकों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स का ही नहीं, ग्लोबल निवेशकों का भी यहाँ पर रुझान काफ़ी ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी काफ़ी अनटैप्ड है और जिस तरह के रिटर्न इस मार्केट ने दिए हैं और वही वजह है कि ये लोगों को आकर्षित कर रहा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अब तक दुबई के रेजिडेंशियल मार्केट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 7% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। वहीं अपार्टमेंट और विला के दाम पिछले 1 साल में 20% से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस तरह के रिटर्न उस मार्केट में मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है रेंटल यील्ड की बात करते हैं। आमतौर में हिंदुस्तान के बड़े जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर 2 से 3-4% मैक्सिमम 4% तक की रेंटल यील्ड है। वहाँ की रेंटल यील्ड जो एनुअल रेंटल यील्ड है वो 8% के आसपास तक जाती है। ये वजह भी है, तो रेंट के लिहाज से भी वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए आकर्षक है। इसके अलावा दुबई की जो वीज़ा पॉलिसी है वो काफ़ी फेवरेबल है। इंडिया के हिसाब से देखें तो वीज़ा ऑन अराइवल्स है। इसके अलावा वहाँ पर टैक्स में मिलने वाली जो छूट है वो साथ ही कैपिटल गेन का जो फ़ायदा है वो काफ़ी बेहतर है और यही वजह है कि लोग वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ का जो मजबूत
फिनटेक इकोसिस्टम है वो भी लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा मॉडर्न टूरिज्म, मिडिल ईस्ट का कमर्शियल हब है दुबई, इसके वजह से भी लोग वहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही दुबई के मार्केट को कम रिस्क वाला मार्केट भी बोला जाता है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, फाइनेंशियल हब है, और अब तक जिस तरह के रिटर्न मिले हैं उससे भी लोगों का निवेश का रुझान यहाँ पर बना है। एक और रिपोर्ट आपको बता दूं कि 2021 से दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही 2024 में प्राइम प्रॉपर्टी की सप्लाई में वहाँ पर कमी भी आई है। एक तरफ तो दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से सप्लाई भी कम हो रही है। दुबई दुनिया के सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लग्जरी मार्केट में से एक माना जाता है। विदेशी लोग बिना वहाँ पे रहे हुए भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ की बाइंग कर सकते हैं। और साथ ही दुबई के बारे में एक और चीज़ें कही जाती हैं कि अगर आप वहाँ पर 2 मिलियन AED की तक की अगर बाइंग करते हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में अगर समझे तो कभी कभी अगर 5 करोड़ की अगर खरीदारी, अगर घर की खरीदारी करते हैं आपको, तो आपको गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। गोल्डन वीज़ा यानी आप 5 से 10 साल तक वहाँ पर उस वीज़ा के जरिए रह सकते हैं। वहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए रख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दुबई की में दी जाती है, और यही वजह है कि लोग लगातार वहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अब टैक्स की बात आती है, जो इंडियन रेजिडेंट है, जो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के टैक्स पेयर है, उनके लिए क्या नियम है? तो उनके लिए 2 नियम यहाँ पे लागू होते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा नियम लागू होगा, और इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। फेमा के तहत सालाना 2.1 करोड़, यानी एक वित्त वर्ष में 2.1 करोड़ आप वहाँ पर रेमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप वहाँ पर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी घर खरीदने के लिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर भेजते हैं, तो वो इंडिविजुअल की लिमिट 2.1 CR की है, लेकिन अगर फैमिली HUF के जरिए भेजते हैं तो वो लिमिट और भी बढ़ जाती है। तो नियम के हिसाब से भी देखें तो आपके लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि प्राइसेस अगर आप देखें तो वहाँ पे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे $10 लाख में आ जाती है, करीब करीब 1000 स्क्वायर फुट के आसपास की। तो उस हिसाब से देखो, अभी एक रिपोर्ट कहती है कि 980 वर्ग फुट का प्रॉपर्टी वहाँ पे $10 लाख में आप लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो बाकी कई बड़े शहरों के मुकाबले काफ़ी सस्ता मार्केट है। और यही वजह है कि लोग लगातार यहाँ पर दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल यील्ड बेहतर है, टैक्सेशन के हिसाब से नियम काफ़ी बेहतर है, और रिटर्न भी काफ़ी वहाँ पर बेहतर मिलता है। शुक्रिया विजमोहन ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब इसी आपके जो तर्क हैं, जो आपने पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, इसी पे बातचीत करने के लिए नाइट फ्रैंक के मुदस्सर जैदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। जैदी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब ज़रा आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो विजमोहन भी बता रहे थे कि काफ़ी सारे ट्रिगर्स ऐसे बन रहे हैं जो कि दुबई को एक हॉट केक की तरह रख रहे हैं सामने, और एक वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी कैलकुलेशन इस पर क्या कहती हैं? देखिए, दुबई हमेशा से हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। और इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, NRIs जो हैं, वहाँ का सबसे बड़ा तबका है ओवरऑल। अगर आप कोई भी कम्युनिटी कोई भी नेशनैलिटी की बात करें, तो सबसे बड़ा जो नेशनैलिटी है वो इंडियंस की ही है वहाँ पे। तो इंडियंस के लिए दुबई बहुत ही उस लिहाज से पुराने कनेक्ट रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी जो है, जो जिस वजह से दुबई जो है चर्चा में आ रहा है, जिस वजह से बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो ये है कि वहाँ कई सारे रीजंस हैं इसके। एक तो ये है कि दुबई की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ठीक ठाक चल रही है। इंडिया से वैसे थोड़ा बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4% के बीच में अभी आने में रही है। हालांकि इसके ग्रोथ रेट जो हैं वो काफी हाई भी गए हैं, तकरीबन 12% तक भी इन्होंने देखा है 2015 में। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए पिछले 10-12 सालों में, तो 3 से 4% का ग्रोथ रहा है। ओवरऑल एक ग्लोबल बिजनेस हब है ये। दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। दुनिया भर के लोग वहाँ पर नॉट जस्ट काम करने आते हैं, बट अपने बिजनेसेस वहाँ पर अब सेटअप कर रहे हैं। वो अपने ग्लोबल अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं। तो उस वजह से काफी बिजनेस ग्रोथ आई है। काफी लोग, पॉपुलेशन ग्रोथ इस वजह से बढ़ रही है, काफी लोग आ रहे हैं।
और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि टैक्स फ्री एनवायरनमेंट है, वहां पर टैक्स नहीं लगता है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता है, और एक बड़ा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। और इंडियंस के लिए तो खास तौर से कल्चरली भी जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हर तरह के खाना पीना और उस सब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको इंडिया में मिल सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक रीजन है। इसके अलावा जो खास तौर से जो प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो रीजंस हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस और उनकी ग्रोथ जो है वो काफी पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। जैसे पिछले ही साल में अगर बात करूं मैं, एक साल में तकरीबन 21% ग्रोथ पाई है कैपिटल वैल्यू पर। मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, कैपिटल वैल्यू में तकरीबन 21% ग्रोथ रही है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो ये है कि ऑफ प्लान या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद के उसमें ग्रोथ मिले। दूसरा ये है कि जो लेके जो होल्ड भी कर रहा है प्रॉपर्टी, उनको रेंटल यील्ड बड़ी अच्छी मिलती है। इंडिया में ऑन एन एवरेज जो है 2 से 3% रहता है। अगर आप रेंट वेंट और बाकी सारी चीजें मिला लें, 3 साढ़े 3% तक चला जाएगा बहुत बहुत। लेकिन वहां पर तकरीबन 5 से 8% का रेंज है। तो बहुत ही अच्छा रेंटल ग्रोथ, रेंटल यील्ड भी मिल जाता है। मतलब रेंट जो प्रॉपर्टी का है वर्सेस द प्राइसेस, उसमें यील्ड आपकी 5 से 8% है। और एक और जो मेजर चेंज जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में वो ये है कि लग्जरी होम्स के लिए काफी बड़ा मार्केट बन गया है, स्पेशली इंडियंस के लिए। काफी ज्यादा लग्जरी हाई एंड टॉप की जो मार्केट है उसमें इंडियंस भी खरीद रहे हैं। दुनिया जी। भर के अगर नंबर देखे जाए तो उसमें तकरीबन दुबई उसमें काफी ऊंचे लेवल पर आता है। तकरीबन 200 घर ऐसे बिके हैं लास्ट ईयर जो तकरीबन $10 मिलियन से ज्यादा के हो, यानी तकरीबन जी, जी। 85 करोड़ के आसपास के रहे हो। तो काफी ओवरऑल काफी ग्रोथ देखी गई है बिजनेस की वजह से, प्रॉपर्टी वैल्यूज की वजह से, रेंटल यील्ड्स की वजह से। ये सारी चीजें हमने नोटिस की है वहाँ पे। ठीक है। मिस्टर जैदी, मैं एक कंपैरिजन देख रहा था कि 2500 स्क्वायर फीट का मकान अगर आप, यानी कि फ्लैट, अगर आप गुरुग्राम में लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट करीब 6 करोड़ रुपए पड़ेगी, और अगर आप दुबई में लेना चाहते हो तो उसकी करोड़ शायद, उसकी जो वैल्यू है शायद 4 से 4.5 करोड़ रुपए पड़ेगा। तो फिर क्या दुबई में ही मकान ले लिया जाए? एक तो सिग्नेचर बिल्डिंग हो जाएगी आपकी, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका रसूख बढ़ जाएगा, अभी आप सारे बिजनेस के बेनिफिट्स भी बता रहे थे। दूसरा, अगर दुबई में जाना ही है तो फिर क्या लग्जरीज में जाएं जैसे अभी आप उसको डिस्क्राइब भी करे थे, या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट से भी काम चल सकता है? देखिए, दुबई में हर तरह के रेंज की अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ पे आपको टॉप एंड मार्केट्स जैसे पाम जुमेरा है वगैरह, इस सब में या फिर जो डाउनटाउन दुबई का इलाका है वगैरह, ये सब टॉप के मार्केट्स हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 4,500 से 5,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे मिलेगा opportunity, जो कि टॉप एंड वहाँ का है। मतलब इससे भी आउटलायर ऐसे ऊपर भी हैं, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ इन लाखों की। इसके अलावा आपको मिडिल एंड भी है जो तकरीबन 1,500 से 3,000 दिरहम की बात कर रहा हूँ। और लोअर एंड में तकरीबन 1,000 से 1,500 के भी आसपास का मिल जाएगा। तो रेंज पूरा है। हर तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, टॉप एंड के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हायर एंड आपके अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस वगैरह के हैं। इसके अलावा जो टॉप एंड में लार्जली विलास और बंगलोज की बात होती है वो काफी कुछ अच्छे अवेलेबल हैं। तो पूरी रेंज अवेलेबल है दुबई में। आपको जो जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, जिस तरह का आपका आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। सो ओवरऑल नो डाउट, जो अगर आप उस लिहाज से बात करें कि अगर राइट कंपैरिजन की बात करें, तो जो प्रोफाइल अवेलेबल है दुबई में कहीं बेहतर अवेलेबल हो सकती है। लेकिन पूरा रेंज अवेलेबल है। जैसे आप गुड़गांव का आपने एग्जांपल दिया, उसमें भी पूरी रेंज अवेलेबल है। लेकिन दुबई में जो ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात होती है, जो लोग अपॉर्चुनिटीज की बात वहाँ करते हैं, और जो इस तरह का ईज ऑफ बिजनेस है और जो ईज ऑफ लाइफ है वहाँ पर, उसका नो डाउट कहीं बेहतर आपको मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो रेंज पूरी अवेलेबल है, एज वेल एज आपको ये बाकी सारे जो फायदे मिल रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के, लाइफस्टाइल के, वो कहीं बेहतर माना जाएगा। वैसे सर, मैं काफ़ी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप चाहें तो दें, आप चाहें तो ना भी दें,
मान लीजिए एक न्यूक्लियर फैमिली है और वो कहीं माइग्रेट करना चाहती है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करे, सेम बिजनेस प्रपोजल उनको मिल जाए, वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करे, दुबई माइग्रेट करे, यूके माइग्रेट करे, या फिर कोई और ऐसी कंट्री जहाँ पे माइग्रेशन हो पाए, तो आपकी चॉइस क्या होगी? उसमें से दुबई को आप रैंक क्या करेंगे सर, आउट ऑफ 5 to सिटीज़ में अगर आपसे बोलूँ तो, और इन द टर्म्स ऑफ अ माइग्रेशन कि मेरे को माइग्रेट ही होना है? देखिए, दुबई में एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट वो ये है कि आप माइग्रेट तो कर पाएंगे वहां पे, लेकिन जब तक आप वहां पर काम कर रहे हैं, जब तक आप वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, तब तक आप वहां रह सकते हैं। अनलाइक के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपने यूके की बात की, यूएस की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की, देन वहां पर चांसेस होता है कि वहां का सिटीजनशिप ले सकते हैं और आप अपना मतलब वहां रिटायर भी हो सकते हैं, और वहां पर हो सकता है आपकी अगली जनरेशन भी वहीं पर ही रहना चाहे। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं लार्जली ये अलाउ नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग दुबई। तो जब तक आप वहाँ, पहले तो खैर ज्यादातर लोग जो थे खाली जॉब्स के लिए जाते थे, लेकिन अब जब से उन्हीं ने दूसरे अपॉर्चुनिटीज, वहाँ फ्री जोन्स हैं वो अवेलेबल करा दिए हैं, वहां पर अपने आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लॉन्गर टर्म के लिए, आपके लिए जो रहने का ऑप्शन वो ये है कि आजकल गोल्डन वीजा का भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि रियल एस्टेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के तौर से भी आप जा सकते हैं उसमें। यानी तकरीबन आपको अगर 2 मिलियन दिरहम का अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास एंड प्लस का करें, तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा मिल सकता है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये सब करते रहें, तो भी आप लेकिन एक चीज ये है कि वहां के आप सिटीजन नहीं बन सकते, और आप वहां पर फॉर एवर रह के रिटायर नहीं हो सकते, या ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट जनरेशन वहां पर नहीं आ पाएगा। एडवांटेज जो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, या फिर यूके की बात की, या दूसरी जगहों की बात की, वहां पर आप अगर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड रहने लगे, इंक्लूडिंग यूएस वगैरह में, तो चांसेस ये हैं कि आपको ग्रीन कार्ड का या वहां का परमानेंट रेजिडेंसी आसानी से मिल सकती है, और इवेंचुअली आप वहां के सिटीजन भी बन सकते हैं, जो यहाँ नहीं पॉसिबल है। लेकिन हर तरह के इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। जिस तरह का, अब जैसे कनाडा की भी बात हो रही है, वहां के भी अलग इश्यूज हैं, या कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ के वेदर के इश्यूज हैं। यहाँ पर जो है वेदर का मतलब इज मोर लाइकली, जो कि आप हमारे जो है दिल्ली आसपास के जो वेदर है उससे और थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहाँ पे समर्स में, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे वेदर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। प्लस कल्चर जो है वहाँ का, या प्लस जो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा का पूरा जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, बहुत से लोगों को मतलब जी जी। अपार्ट फ्रॉम के पूरे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स और तरह का है। बाकी कई लोगों को ये लगता ही नहीं है कि इंडिया के बाहर गए, मतलब उस हिसाब से अपने ही सारे लोग वहां पर इतने लोग मिल जाएंगे, ये लगेगा ही नहीं कि आपकी सीट फॉरेन मुल्क में है। लेकिन सारे फैसिलिटीज और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज और सारा लाइफस्टाइल फॉरेन मुल्क का अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप जाके कमा के लौटने के हैं, तो दुबई विल मेक सेंस। अगर आपको परमानेंटली एमिग्रेट करना है, सिटीजनशिप कहीं की हासिल करना वगैरह, तो दूसरे कंट्रीज ज्यादा बेहतर है। मिस्टर जैदी, एक छोटा सा सवाल, आप मान लीजिए मेरे पास कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स की मनी है जो मैं सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही लगाना चाहता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट्स की मनी, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंडिया की किसी ग्रोइंग सिटी के अंदर लगाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं 3 करोड़ रुपए लेके बैठा हूँ एग्जाम्पल के लिए, वो मैं किसी इंडिया की ग्रोइंग स्टेट के अंदर लगाऊं, या फिर मैं दुबई के अंदर पैसा डाल दूं, क्योंकि अभी आप खुद बता रहे थे कि वहाँ पे रेंटल यील्ड 8% से ज़्यादा है। इंडिया में मैं रेंटल यील्ड देखता हूँ तो मैक्सिमम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में भी 4% है। इसका मतलब यह है कि रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट डबल है दुबई के अंदर, और प्राइस रिमेन्स द सेम, वही 4 करोड़, वही 3 करोड़, 4 करोड़ का मामला है। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि मेरे को रेंटल यील्ड के लिए इंडिया की बजाय मैं दुबई में खाली पैसा लगाऊं। मेरे को जाना नहीं है, मैंने अपने क्वेश्चंस को रिवर्स कर दिया, मेरे को जाना नहीं है बट सिर्फ पैसा कमाना है। जी, ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं दुबई में, जहां पर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज है जहां पर आपको रेजिडेंस वीजा की जरूरत नहीं है खरीदने के लिए। तो डेफिनेटली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको जाना नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है। इंडिया में हम ये अब देख रहे हैं कि पिछले 3 साल डेफिनेटली कोविड के खत्म होने के बाद से 2021 से लेकर अभी 24 में, 3 साल में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। लेकिन अब ये भी समझ में आ रहा है कि वो ग्रोथ जो बहुत ही तेजी से हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे, वो थोड़ा बहुत टेपर डाउन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस
होना शुरू हो रही है। अभी भी डिमांड चल रहा है, अभी भी प्राइस खरीदारी चल रही है, लेकिन हमें अब लग रहा है कि प्राइसेस अब उतने तेजी से ना बढ़े जितने पिछले 3 साल में बढ़े हैं। शायद थोड़े बहुत नॉमिनल नंबर्स ही अब दिखाई दें, सिंगल डिजिट नंबर्स ही दिखाई दें, ना कि डबल डिजिट। दूसरी तरफ जो आज की डेट में दुबई का है एक्सपेक्टेशन, वो अभी भी ये है कि प्राइसेस बेहतर रहेंगे कंपैरेटिवली। तो अगर कैपिटल गेन्स की बात करें तो बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद दुबई में मिल पाए। लेकिन दुबई एक ऐसा मार्केट है जो कि वोलेटाइल भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में फिर भी स्टेबिलिटी रहती है, उतनी वोलेटिलिटी नहीं रहती, अनलेस के गॉड फॉरबिड कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए, कोविड आ गया, या कोई गॉड फॉरबिड कोई वॉर हो जाए, या कोई मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो बात अलग है। वरना स्टेबिलिटी रहती है। प्राइसेस अगर ना भी बढ़े तो थोड़ा बहुत प्लेटो आउट करके हल्के फुल्के बढ़ते रहेंगे वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20, 30, 40, 50% कम हो जाएंगे, अनलेस के कोई बड़ा मामला होता है। दुबई लेकिन डेफिनेटली कहीं ज्यादा वोलेटाइल है इस मामले में, क्योंकि ग्लोबल सिटी है, हर तरह के लोग वहाँ, हर तरह के नेशनैलिटीज के हैं वहाँ के। लोगों से, वहाँ की इकोनॉमीज का उनको जो है वो उनका ऊपर असर रहता है। एक ऐसे इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में, जो थोड़ा बहुत वैसे भी वोलेटाइल रहता है, तो वोलेटिलिटी वहाँ पे रहती है, जिस वजह से रियल एस्टेट पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो इवन दो ठीक हर है। कोई एक सिंगल आंसर नहीं है इसमें, यह है कि अगर आप बेहतर चांसेस है आपको उसमें आपको इंक्रीजेस के, लेकिन वोलेटिलिटी और प्राइसेस गिरने के भी ज्यादा चांसेस हैं वर्सेस इंडिया के, जिसमें थोड़ा कम रहेगा लेकिन फिर भी स्टेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। मिस्टर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये एक ऐसा मुद्दा था कि जो कि भाव और भावनाओं दोनों से जुड़ा हुआ था। काफ़ी सारे लोगों का मन भी होता है बाहर जाने का, और भाव की कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बताया कि हाँ, आपको किस तरह से दुबई को देखना है। रियल एस्टेट का बेनिफिट अगर आप दुबई का लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शरद को अपने साथ जोड़ेंगे और आपके सामने ये बात रखेंगे कि दिवाली पे अलग अलग बिल्डर्स ने कितना कितना माल बेचा और इस समय की यथास्थिति क्या है, कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है, लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है। ये सब कुछ आपके सामने बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले आपने ये जाना कि दुबई की जो मार्केट है वो अपने आप में फाइनेस्ट मार्केट के तौर पर कैसे उभर रही है। अगर आप भारत में की बजाय दुबई में पैसा लगा रहे हैं फॉर अ रेंटल यील्ड, तो शायद आप ज़्यादा अच्छा सौदा पा रहे हैं। और दूसरा, एक इंटरनेशनल स्टेचर भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ सिग्नेचर्स बिल्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। तो कुछ कुछ आपका बड़ा अच्छा फ़ायदा दुबई की मार्केट को एक्सप्लोर करने पे हो सकता है, जिसका एनालिसिस जस्ट थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले आपने देखा। लेकिन अब दिवाली सीज़न निपट चुका है। इस दिवाली के सीज़न में कैसी परफॉर्मेंस रही, किस किस कंपनीज को कितना डिमांड का बूस्टर डोज मिला, कौन कौन से एरियाज थे जो अच्छे से चमक के आए, लोगों का यानी कि निवेशकों का पहली पसंद क्या थी, बताने के लिए शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जरा बताएं आप। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर को जो है एक मिली है बहुत बड़ी फेस्टिव बूस्ट। और ऑफ कोर्स एनसीआर रीजन की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। दिवाली के दौरान भी जो है गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने मिली है। स्पेशली अब बात करें तो कुछ एरियाज़ हुए जहाँ पे जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस वे, एसपीआर, गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। तो इन सारे जगह में जो है डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिला है। अगर हम बात करें जुलाई और सितंबर की, तो दिल्ली एनसीआर के जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उसमें लगभग 29% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है, ये एनारॉक की रिपोर्ट कह रही है। अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम के सबसे ज़्यादा घरों की जो है बिक्री की आंकड़े आई है। और गुरुग्राम में लग्जरी घरों को लेकर जो है डिमांड बढ़ी है। लग्जरी घर की बात करें तो जिनका प्राइसेस 3 करोड़ 4 करोड़ से स्टार्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, लिस्टेड प्लेयर्स है, उनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 60, 70, 80 करोड़ तक है ऊपर जो है आप कह सकते हैं नॉर्थवर्ड्स फ्लैट्स बिक रहे हैं। लेकिन कुछ और भी नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मजबूत डिमांड देखने मिल रही है। कुछ माइक्रो मार्केट्स है और ये मार्केट सिर्फ एनसीआर में ही लोकेटेड नहीं है,
ऑल ओवर इंडिया जो है हमने रिसर्च की और पता चला ब्रोकिंग हाउसेस से और बहुत सारे रियल्टी फर्म से कि कुछ कुछ एरियाज़ है, माइक्रो मार्केट्स है, जहाँ पे ग्रोथ, डिमांड और प्राइसिंग दोनों में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। सबसे पहला इलाका आता है ईस्ट बेंगलुरु का, फिर आता है एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में थाने सेगमेंट में, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। स्पेशली अगर बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करें तो लॉन्चेस भी आ रहे हैं ज़्यादा, और ऑफकोर्स अब फेस्टिव सीजन चल रहा है तो लॉन्चेस पे तो ज़्यादा फोकस रहेगा ही। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की एरिया नवी मुंबई, यहाँ पे भी देखें तो ग्रोथ की मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। और उसके अलावा गुरुग्राम तो था ही जो हमने आपको पहले बताया, और आखिर में नोएडा का भी रीजन है जहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लैट्स की जो है डिमांड और प्राइसिंग दोनों में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। तो हमने एनसीआर की बात कही, हमने बहुत सारे और एरियाज़ की बात कही जहाँ पे डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, लेकिन अभी तक दूसरे तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं उस पर भी हम फोकस कर लेते। सबसे पहले बात करें तो वो आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे आए लगभग आप देख सकते हैं 3 गुना बढ़ गया, वही मुनाफा 400% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। वही हम बात करें डीएलएफ के तो यहाँ पे आए में लगभग 46% का ग्रोथ आया है, और मुनाफा जो है डबल हो चुका है, 122% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लॉन्चेस अच्छे आ रहे हैं, ओवरऑल कलेक्शंस में स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। दोनों ही प्लेयर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं आपके रियल एस्टेट स्पेस में। और उसके अलावा जो तीसरा बड़ा प्लेयर आता है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पे बात करें तो आय में 50% का ग्रोथ आया है और मुनाफे में भी 108% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ओवरऑल लिस्टेड स्पेस में नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन के लॉन्चेस में स्ट्रेंथ आ रही है, और ओवरऑल कुछ कुछ माइक्रो मार्केट्स में जो है डिमांड और प्राइसिंग दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी जानकारी देने के लिए, और आपने काफ़ी अच्छे और दिलचस्प तरीके से बताया कि इस समय रियल एस्टेट का बाज़ार कम से कम फेस्टिवल सीज़न पे कैसे त्योहारी जगमग से जगमगा रहा था, ये आपने अच्छे से बता दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप नया कार्यक्रम देख पाएंगे। नमस्कार।